उद्धव ठाकरे खेमे को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के निर्णय लेने की अनुमति दी कि शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है। वहीं उद्धव खेमे द्वारा मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। दूसरे धड़े का नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रही हैं। बता दें कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत ने ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था, जिसमें कई संवैधानिक सवाल उठाए गए थे। आतंक और आतंकी वित्त पोषण को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर मंगलवार को पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। 8 राज्यों में छापेमारी के दौरान लगभग 200 पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि के नाम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख महिला शिक्षक के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार उम्मीद करती है कि पाक सरकार ईमानदारी से इसकी जांच करेगी और इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें उनके पूजा स्थल भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। दक्षिणी क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की भूमिका की सराहना भी की और कहा कि भारत विश्व के क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। कोरोना काल में भारत ने दुनिया भर के कई देशों को कोविड-19 टीकों की मदद भेजी थी। अब दुनिया भर के देश भारत के इस फैसले की सराहना करते थक नहीं रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूटान व नेपाल ने भारत द्वारा कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के लिए आभार व्यक्त किया है। बता दें, भूटान और नेपाल ने भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 टीकों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत जापान पार्टनरशिप को मजबूत बनाने में दिवंगत जापानी पीएम के योगदान का जिक्र किया। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए उनके कंसेप्ट की भी सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक उज्जैन में हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाकाल कॉरिडोर अब श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल महाराज से प्रार्थना है कि वो सभी देशवासियों पर कृपा बरसाएं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल की नगरी उज्जैन आएंगे और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के भव्य नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी। शिलान्यास किए गए अस्पताल में OPD, इंडोर सुविधाएं, एक्सरे, रेडियोलॉजी प्रयोगशाला, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति, ICU और अल्ट्रासाउंड सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके तहत एस्टेरॉइड की दिशा और रफ्तार बदलने वाला नासा का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। दरअसल नासा प्रोजेक्ट डॉट के जरिए यह देखना चाहता था कि एस्टेरॉइड पर स्पेसक्राफ्ट की टक्कर का कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। वहीं नासा के वैज्ञानिकों को यकीन है कि स्पेसक्राफ्ट की टक्कर से डिफॉर्म्स पर असर जरूर पड़ा है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आना भी बाकी है। राजस्थान कांग्रेस में छाया सियासी संकट और गहराता जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार की मौजूदा स्थिति को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर इशारा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप नाटक क्यों कर रहे हैं? कैबिनेट से इस्तीफा देने में देरी क्यों कर रहे हैं? आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। वही क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग के सदस्य और करीबी माने जाने वाले रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। इसे मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
बता दें कि रियाज भाटी एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका सीधा ताल्लुक दाऊद इब्राहिम गिरोह से माना जाता है। रियाज के खिलाफ वसूली से लेकर रंगदारी, जमीन हड़पना, धोखाधड़ी, जालसाजी समेत फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आप नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। बता दें कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पहले सदन के अंदर फिर बाहर प्रदर्शन किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और मध्य प्रदेश एंटी स्क्वाड ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें एनआईए और एमपीएटीएस ने 21 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बता दें कि इससे एक हफ्ते पहले एनआईए ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में छापेमारी की थी। इसमें पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए गरबा के आयोजकों को पहचान पत्र देखकर प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट में कहा, मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि हमारी आस्था का केंद्र है। ऐसे पावन अवसर पर शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसलिए आयोजककर्ताओं को गरबा आयोजन में पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश देने का निर्देश दिए गए हैं। देश के निर्यात और उद्योग संघों को वाणिज्य मंत्रालय ने अपना सहयोग देते हुए विदेशी व्यापार नीति को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने जानकारी दी है कि वर्तमान में वैश्विक अनिश्चितता और मुद्रा में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों के कारण व्यापार जगत के लोगों ने नई नीति के रोल आउट को नए वित्तीय वर्ष के साथ लागू करने की अपील की थी। भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर है। यह जानकारी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने दी। स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में उन्होंने बताया कि देश के कृषि, विनिर्माण एवं निर्माण जैसे तमाम क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह स्थिर बने होने के साथ निजी पूंजी का निर्माण भी हो रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस टी20 सीरीज में 3 मैच खेले जाएंगे। टी20 सीरीज की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं। इसके अलावा 3 एक दिवसीय मैच भी खेले जाएंगे। हालांकि अभी एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा नहीं हुई है, जिसे जल्द ही बीसीसीआई करेगी। क्लासिक सिनेमा में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी साझा की है। मात्र 10 वर्ष की आयु में मां फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली आशा पारेख को वर्ष 1959 में आई दिल दे के देखो फिल्म ने बड़ा सितारा बना दिया।